अब जहां तक बात है कांग्रेस का, तो कांग्रेस में जब ये क्लैरिटी आ चुका है कि 6-9 सीटें उनको मिलनी है, 3 पे डिक्लेयर कर दिया है, तो 6 पे उम्मीदवारी घोषित करने में क्या दिक्कत है? क्या नीरज कुमार जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो तंज कसते हैं कि इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन के मत जाइएगा नहीं तो आपको उम्मीदवार घोषित कर देंगे? सवाल ये उठ रहा है कि महेश्वर हजारी के बेटे आज कांग्रेस में शामिल हो गए, अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए, तो क्या ये इंपोर्ट करने की फिराक में है, इसलिए ये कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित करने में विलंब कर रहे हैं? क्योंकि माना जा रहा है समस्तीपुर से सनी हजारी उम्मीदवार होंगे, जो कि महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी जेडीयू से मंत्री हैं, आप इस बात को जानते हैं। फिर कांग्रेस का विलंब क्यों? और मेरा सीधा सा सवाल है कि कांग्रेस की जो 6 सीटें हैं, क्या सन्नी हजारी समस्तीपुर से उम्मीदवार हो रहे हैं? क्या बेतिया से आरएस पांडे उम्मीदवार हो रहे हैं? क्या मुजफ्फरपुर से अजय निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार हो रहे हैं? क्या महाराजगंज से आकाश सिंह उम्मीदवार हो रहे हैं? क्या पटना साहिब से अगर निखिल कुमार मना करते हैं तो अंशुल कुमार उम्मीदवार होंगे? और सासाराम से क्या ललन पासवान उम्मीदवार हो रहे हैं? क्योंकि छेदी पासवान के नाम पर मीरा कुमार ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। सच क्या है? नहीं, देखिए, आज शायद इन लोगों की सीईसी की बैठक भी है और उस बैठक में कांग्रेस जो अल्लाह कमान है वो लोग तय कर लेंगे कि कौन सी सीटों पर कौन लोग लड़ेंगे। लेकिन हाँ, इस बात में भी सच्चाई है कि किसके खिलाफ कौन से उम्मीदवार लड़ाए जाए और बागी उम्मीदवारों की भी तलाश की जा रही है। अब महेश्वर हजारी होता है, हर चुनाव में होता है, क्योंकि ये चुनाव जिस फेज में है तो थोड़ा सा इंतजार तो किया ही जा रहा है कि कोई वैसे लोग आ जाए हमारी पार्टी में जो उस पार्टी के बगावती तेवर लेकर के आए और हम उनको उम्मीदवार बनाए। अब 3 सीटें जो वीआईपी को दी गई है, तो मोतिहारी से हो सकता है कि जिस तरह से पिछली बार अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को चुनाव लड़ाया गया था रालोसपा से, इस बार हो सकता है कि वीआईपी पार्टी से भी वो आकाश सिंह कैंडिडेट हो सकते हैं। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं पर जो कुछ नाम जो आप ले रहे हैं शिवहर से, तो रामा सिंह को कहा गया है शिवहर जाने के लिए, और रितु जायसवाल के लिए सीतामढ़ी की बात की जा रही है कि एक वैश्य हम लड़ाएंगे और एक राजपूत जाति के लोगों को लड़ाएंगे। तो देखना होगा कि क्या रितु जायसवाल सीतामढ़ी से लड़ेगी और रामा सिंह जाएंगे लवली आनंद के खिलाफ लड़ने वैशाली, या रामा सिंह वहां नहीं जाना चाहते हैं। इसको लेकर के भी थोड़ी सी जिच है। कांग्रेस में भी जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जा रही है कि भाई दलित कितने होंगे। अब रवि जो हैं वो डीजीपी रहे हैं पूर्व तमिलनाडु को, कई इवेंट्स उन्होंने समस्तीपुर से कराए और वो बड़ी दावेदारी कर रहे थे कि समस्तीपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट हम लोग, तो क्या उनको कैंडिडेचर की जगह पर महेश्वर हजारी के बेटे को कैंडिडेट बना दिया जाएगा? हालांकि महेश्वर हजारी ने कहा है कि नहीं, मैं एनडीए में हूं और पूरे समर्पण के साथ। लेकिन अगर उनको इस तरह की सहमति नहीं मिली होगी तो आखिर महेश्वर हजारी के बेटे को एनडीए में शामिल होने की जरूरत क्यों पड़ेगी? और अभी पूरा चुनाव के वक्त जरूर कोई इशारा मिला होगा कि हम आपको सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाएंगे और पहले हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। पार्टी तो वही ज्वाइन कर रहे हैं जिनको टिकट मिलने की सहमति मिल जा रही है। ललन पासवान भी एक प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि वो चेनारी से एक बार विधायक रहे हैं और वो क्षेत्र में अपना उनका एक प्रभाव है। तो अगर मीरा कुमार नहीं तैयार होती हैं तो ललन पासवान की उम्मीदवारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। पटना साहिब के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मीरा कुमार के बेटे को अगर उजियारपुर से नहीं मिला तो पटना साहिब से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता। तो चुनाव के वक्त में नीरज कुमार तंज जो कस ले, लेकिन मजबूत कैंडिडेट को खोजा ही जाता है और वैसे कैंडिडेट को खोजा जाता है जिनमें विनिएबल हो, जिनमें विनिएबिलिटी हो और वो जिताऊ कैंडिडेट हो। तो अगर कांग्रेस या आरजेडी
अब मुकेश सहनी के लिए इंतजार कर रही थी पार्टी। पहले तो मुकेश सहनी ने एनडीए पर दबाव बनाया कि आप शेड्यूल कास्ट घोषित कीजिए, कहिए कि जब हमारी सरकार बनेगी। वहां बात नहीं बनी तो यहाँ आए। यहाँ भी उन्होंने कहा कि चलिए आपने घोषित तो कर दीजिए। घोषित तो नहीं किया, लेकिन मुकेश सहनी को सीटें दी गई, लेकिन कैंडिडेट इनके होंगे। तो मुकेश सहनी को लाने से सहनी वोटों का फायदा कितना होगा इनको बिहार में, हर लोकसभा क्षेत्र में जो सहनी मतदाता है, क्या मुकेश सहनी की वजह से प्रभावित होंगे? तो ये चीजें हैं। और वैशाली से अगर अब तो तय हो गया कि अगर मुकेश सहनी के हिस्से में मोतिहारी चली गई तो वैशाली से हो सकता है कि किसी भूमिहार कैंडिडेट को लड़ाया जाए। मुन्ना शुक्ला भी उम्मीदवार हो सकते हैं, अभी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केस वगैरह हो गया है, थोड़ी नाराजगी हो गई है, तो थोड़ा बैकफुट पर आकर के आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवारों को चयन को लेकर के थोड़ा सा देरी तो बरत रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सही उम्मीदवारों की तलाश में नहीं लगी हुई है। अब सही चुनना है कि 3-4 हैं, इसमें सबसे बेटर फाइट कौन दे पाएंगे, कौन परिणाम दे पाएंगे, कौन नेक टू नेक फाइट दे पाएंगे, जातीय समीकरण किनके साथ होगा, सामाजिक समीकरण किनके साथ होगा, साधन किनके पास है, लड़ने के लिए कौन तैयार है। वो नीतीश कुमार जो कहा करते थे कि शेर के सामने हम बकरी को लड़ाएंगे, तो वैसे ही आरजेडी भी तो तय कर रही होगी, कांग्रेस भी तो तय कर रही होगी कि हम ऐसा कैंडिडेट दे जो मजबूत फाइट दे एनडीए को। तो उसके लिए थोड़ा कैंडिडेट को लेकर के जो ऑप्शन होंगे उसमें चयन में थोड़ा विलंब होगा। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल शेर के सामने बकरी कैसे उतारेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जिन नामों की चर्चा होती है उसके बाद सडनली किसी की एंट्री होती है और पूरा सीन बदल जाता है।